बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम को हमने देख लिया था। आज जो हमने बताया था पढ़ना है हमको गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी उसके एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, तो उसमें हम कुछ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन हमारा है बेटा वो क्या है, इसको देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। मतलब कोई एक ऐसा तार है जो अनंत रूप से लंबाई में है, सीधा है, ठीक है, और क्या है उस पर एक समान आवेश है, ठीक है, और उससे क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। उससे कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जरा फिगर बनाते हैं तो चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी। हमने कहा कि देखो बेटा, कोई आवेश है, ये कोई तार है, क्या है, तार है, ये कोई एक तार है लंबाई में, ठीक है, जो बेटा क्या है, अनंत रूप से फैला हुआ है, मतलब उसकी लंबाई अनंत है। तो ये तार है बेटा ऐसे फैला हुआ है, जिससे बेटा आवेश क्या है, आवेश फैले हैं, एक समान रूप से आवेश फैला है। मान लो एक समान रूप से आवेश फैला है। एक समान का मतलब क्या है कि इस पे हर जगह आवेश क्या है बेटा, बराबर रूप से फैला हुआ है। बराबर रूप से, ये नहीं कि यहाँ ज्यादा हो गया यहाँ कम हो गया, बराबर रूप से आवेश फैला हुआ है, ठीक है। तो ये तार है, इस पे आवेश फैला हुआ है। इससे मान लो कि हमको एक आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये कोई बिंदु है बेटा P। ये बिंदु क्या है, P। इस P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस तार के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इससे आर दूरी पर, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, जरा हम करके देखते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझिए कि गॉस के नियम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, जहां भी हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो वहां पर जो आवेश दिया है उस आवेश से उस बिंदु पर जहां निकालना होता है वहां पर एक आकृति ऐसी बनाते हैं जो सममित हो। सममित मतलब क्या, जो चारों तरफ से समान हो, उस आवेश के चारों ओर बेटा क्या हो, समान हो, ऐसी आकृति बनाते हैं। सममित मतलब एक जैसी आकृति हो। तो अब बताओ मुझे कि अगर हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो कौन सी आकृति बनाए जो इस आवेश के चारों तरफ समान हो, कौन सी बनाए। हमने कहा देखो बेटा, क्योंकि ये लंबाई में है तो ऐसी आकृति बनानी पड़ेगी जो बेटा क्या हो, चारों तरफ समान हो। तो हमने कहा कि एक ही केस है ऐसा, कौन सा केस, जब हम इस P बिंदु से जुड़ते हुए एक ऐसी आकृति कौन सी बना सकते हैं। हमने कहा एक आकृति बना दे हम, बेलन वाली आकृति। कौन सी बना दे, बेलन वाली आकृति। अगर बेलन आकृति हम बना देते हैं, ये बेलन आकृति बना रहे हैं, अगर हम बेलन आकृति यहाँ से बना देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा, जो आवेश है बेटा कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ध्यान रखिए क्या होगा, आवेश कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और उसके चारों ओर बेटा जो आकृति बनेगी क्या बनेगी, सममित बनेगी। सममित मतलब एक जैसी आकृति बनेगी, क्योंकि आवेश बीच में आ गया और आकृति सममित बनेगी। और ये इसका जो पृष्ठ होगा, जो बेलन हम बनाएंगे, इसका पृष्ठ कहाँ से होना चाहिए, उस बिंदु P से गुजरना चाहिए जहां से हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इतनी बात हमको क्लियर होगी। अब मुझे बताओ कि अब हम लगाएंगे अपना तरीका, जो उससे तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स निकालना हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि फाई ई बराबर हमको निकालना है। तो क्या होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, हमको तो यही पता है। बाद में बताया गॉस ने कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम अपना तरीका लगाएंगे। हमने कहा कि निकालते हैं हम वैद्युत फ्लक्स इसका ई डी ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक। तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमने कहा कि जिस बिंदु पर हमको निकालना है उस बिंदु को हम यहाँ बिंदु पर हम मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा क्षेत्र हम काट लेते हैं। हमने कहा कोई क्षेत्र हमने काट लिया, ये देखो क्षेत्र हमने काट लिया यहाँ पे, ठीक है, एक क्षेत्र हमने यहाँ पे काट लिया, ये क्षेत्रफल काट लिया, इसको नाम लीजिए हमने ये DA काटा है। अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल हमने कहा A है तो हमने DA छोटा सा पार्ट है उसका काट लिया। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल कहाँ है, ये अगर कोई ऐसे हमारा कोई बेलन ऐसे बना है जो मतलब उसकी लंबाई ऐसे है और गोलाई ऐसे है, तो लंबाई ऐसी होगी और गोलाई ऐसी होगी। तो उसका अगर हम यहाँ पर एक कोई क्षेत्रफल काट लेते हैं तो उसकी दिशा कहाँ होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर एक क्षेत्रफल काट लिए हैं तो दिशा उसकी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब कि जो इसके क्षेत्रफल की दिशा है बेटा कहाँ होगी, वो इधर की तरफ होगी। ये A की दिशा होगी, DA की दिशा, DA की दिशा होगी, नहीं होगी। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कहाँ से जाएंगे बेटा, क्योंकि ये प्लस आवेश है, आवेश तो अंदर है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं बेटा कहाँ जाएंगे, इससे बाहर की तरफ से चलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं का भी जो दिशा होगी बेटा किधर होगी, वो भी इधर ही होगी। क्या होगी, ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। अब मुझे बताइए, जरा हम फॉर्मूला लगाते हैं अपने फ्लक्स वाला, ठीक है। हमको फ्लक्स वाला फॉर्मूला कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए
कॉस थीटा होता है। इस छोटे से अगर भाग से हमको फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब देखो बेटा, इंटीग्रल अगर करते हैं ई बी ए, तो ई तो हमारा कांस्टेंट से बाहर जाएगा, इंटीग्रल किसका होगा, अच्छा सॉरी, इंटीग्रल जो करते हैं हम ई बी ए और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1, तो हम सिर्फ बचा ई बी ए बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ई क्या होता है बेटा, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं और इंटीग्रल क्या बचा, डी ए, क्या बचा, डी ए, ई डी ए। इंटीग्रल क्या दिखा रहा है, डीए। अब डीए क्या है बेटा, डीए मतलब है जो एक छोटा सा भाग काटे था, ये डीए था। और अगर हमको पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल चाहिए, कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, कौन सा, पृष्ठीय, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल हमने कहा पृष्ठ पे काटा था, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो हमको इंटीग्रल जब हटाएंगे तो क्या आएगा, ई, और इसको जब करेंगे पूरा ए, तो यहाँ लिख सकते हैं ए, और ए का मान अगर हम निकालें, इसका ए का मान कितना होता है, इसका मान ए का कितना होगा, 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आर एच इसका ए का मान क्या है, ये बेलन है, तो बेलन का अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई ये हो गया, आर हमको दिया है, और एच क्या मान लें, एच मान लेते हैं। हमने कहा कि देखो एच जो होगा, हमने जो तार लिया है, इस तार की लंबाई अगर एल मान लें, इस तार की लंबाई क्या है बेटा, एल है। इस तार की लंबाई अगर एल है तो यही तो इसकी ऊंचाई होगी, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, जो हमारा फ्लक्स होगा पाई ई होगा, तो कितना होगा, ई की ऐसे रहेगा, और ए कितना हो जाएगा, 2 पाई, इसका त्रिज्या आर क्या होगा बेटा जी, हमने आर ले रखा, यही आर, 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, एल, तो 2 पाई आर एल। यहाँ से फ्लक्स निकल के आ गया ई डॉट 2 पाई आर एल। ये हमने अपने तरीके से निकाला, ये हमने अपने तरीके से निकाला। लेकिन अभी गॉस जी का नियम लगाना बाकी है। गॉस ने कहा था कि भैया फ्लक्स तुमने तो निकाल लिया, लेकिन एक मेरा भी तरीका है फ्लक्स निकालने का, वो भी देखो। तो हमने कहा ठीक है, अपना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा तरीका है फ्लक्स निकालने का, उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स होगा हमारे हिसाब से, वो फ्लक्स कुछ नहीं होगा, सीधा हो क्या होगा, जो इसके अंदर आवेश है, क्या आवेश है, हमने कहा ये पूरा आवेश जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, जो पूरा आवेश फैला हुआ है, इसको मान लिया हमने क्यू, इस टोटल आवेश को हमने कह दिया क्यू। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस क्यू बटे क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही तो हमने कल पढ़ा था। ये किसने कहा, ये हमारे गॉस ने कहा कि जो फ्लक्स होगा वो पूरा क्यू जितना फैला हुआ है और बटे एप्सिलॉन से भाग करते, तो वही मान आएगा जो आप इतना करके निकाल रहे हो, हमारा मान भी वही आएगा, सीधा इतना करके निकालो। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं, हमारी बात मान लेते हैं, दोनों बात सही है। अब देखो बेटा, एक चीज और ध्यान रखो, जो यहाँ पर क्यू है और जो एल है, तो यहाँ क्यू जो आवेश फैला हुआ है पूरे एल भाग में फैला हुआ है, यानी एल लंबाई में क्यू आवेश फैला हुआ है। तो एक नया वर्ड होता है, वर्ड यूज होता है, उसे कहते हैं लेमडा, जिसे क्या कहते हैं, आवेश, लंबाई में आवेश घनत्व। कौन सा बेटा, लंबाई का आवेश घनत्व। तो लंबाई का आवेश घनत्व लेमडा, यानी लंबाई में जो आवेश है उसका कितना घनत्व होगा। तो इसका मान होता है Q, मतलब जो आवेश दिया है, और बटे L, यानी कितने लंबाई में ये आवेश फैला है। जो आवेश है और वो कितनी लंबाई में फैला है, Q बटे L कर देंगे तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा, जो कि लंबाई में आवेश घनत्व होता है। ठीक है, लंबाई का आवेश घनत्व, लंबाई का आवेश घनत्व। तो यहाँ से लेमडा बराबर Q इंटू L आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो Q होगा उसका मान कितना होगा, लेमडा इंटू L होगा। कितना होगा, Q बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू L होगा। यहाँ से निकाल दिया। अब देखो, हमने ये निकाला था पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा निकल के आया ये गॉस वाला नियम है। तो दोनों फ्लक्स, एक ये फ्लक्स निकाला है, लेकिन ये गॉस का फ्लक्स है, लेकिन है दोनों फ्लक्स। इस हिसाब से जो इसका मान है और जो इसका मान है, दोनों क्या बराबर आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक भैया बराबर है, तो रख देते हैं बराबर। तो हमने कहा जो ये होगा और ये बराबर इसकी होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया कि जो E डॉट 2 पाई आर एल है, ये किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। किससे, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, E अपॉन 2 पाई आर एल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ से बात पता चल गई। और एक चीज और, जो हमारा Q होगा वो कितना होगा, लेमडा एल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने Q की जगह क्या लिख दिया, हमने लिख दिया लेमडा एल। क्या लिख दिया, लेमडा एल। अब देखो जो कट रहा है तो काट दें, L जो होगा L से कट गया, ठीक है। यहाँ से बाकी क्या बचा, E को एक तरफ ले लें, E को एक तरफ ले लें, बाकी 2 पाई नीचे आ गया, तो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा,
लेमडा बचा और एप्सिलॉन बचा। 2 एप्सिलॉन को किसके साथ देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन आर और लेमडा ऊपर बचा और ये आर जो है इसके नीचे आ गया लेमडा अपॉन आर। ठीक है 1/2 पाई एप्सिलॉन आर लेमडा अपॉन आर। लेकिन एक चीज अगर है यहाँ 2 पाई की जगह 4 पाई हो जाए तो जो हमने पढ़ा था वैसे वैसे कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता आ जाएगा। तो चलो इसको 4 पाई बना देते हैं। हमने कहा अगर इसको 4 पाई कर दें तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दें। हमने कहा ऊपर ये 2 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दिया और इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है तो देखो क्या होगा ये 2 से गुणा किया तो क्या हो गया 4 पाई हो गया। तो 4 पाई एप्सिलॉन आर 2 लेमडा अपॉन आर ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई जो निकल के आएगा क्या आएगा 1/4 पाई लेमडा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर 2 लेमडा अपॉन आर। ये क्या निकल के आ रहा है कि किसी एक जो आवेशित तार है जो सीधे लंबाई में जा रहा है आवेशित तार है एक समान रूप से उससे r दूरी की क्षेत्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी बेटा 2 लेमडा अपॉन आर होगी। कितनी दूरी पर r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी एक तार से वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर 2 लेमडा अपॉन आर होगी। यहाँ से फॉर्मूला आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसको हम लिखना चाहे बेटा वेक्टर रूप में लिखना चाहे वेक्टर रूप में इसी फॉर्मूले को तो क्या है देखो E बराबर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर आया। ठीक है तो इसको वेक्टर में चाहे तो ये तो इसका वेक्टर मान हो गया और दिशा किधर होगी बेटा इधर इसकी किसकी दिशा है जिधर दिशा है आर की जिधर दिशा है आर की तो आर से बेटा बाहर तो यहाँ लिख देंगे आर कैप ये किसमें हो गया वेक्टर रूप में हो गया। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर इनटू आर कैप। ये आर कैप क्या दिखा रहा है इस आर जो त्रिज्या है इसकी इकाई दिशा इकाई यूनिट या यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। ठीक है इकाई द्वारी दिशा तो ये आर वेक्टर हो गया। यहाँ से मान निकल के हमारा E आ गया। फॉर्मूला 2 लेमडा अपॉन आर ही है ये आर क्या दिखा रहा है इसकी दिशा दिखा रहा है। अब देखते हैं अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बेटा ये ग्राफ लेते हैं एक ग्राफ इधर लिखते हैं E इधर लिखते हैं आर यानी E में R के अनुसार कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। अब देखो फॉर्मूला E है वो R का क्या है बेटा व्युत्क्रमानुपाती है यानी अगर R बढ़ेगा तो E घटेगा यानी अगर R बढ़ रहा होगा तो जो E का मान है बेटा क्या ऑटोमेटिक घट रहा होगा क्योंकि ये बेटा क्या है व्युत्क्रमानुपाती है ये बटे में है। तो मतलब E जब R कम रहेगा तो E हमारा ज्यादा रहेगा और जैसे से R बढ़ेगा हमारा E क्या बेटा कम होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये कुछ हमारा ग्राफ निकल के ऐसे आएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा। और जब r बराबर हमारा क्या होता है 0 हो जाएगा तो ये क्या लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा क्या लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा। और तो ये हमारा कुछ निकल के आ गया ये फॉर्मूला आप निकाल के रख लीजिएगा। तो ये जो था हमारा बेटा पहला जो इसका उपयोग था क्या था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र जो निकालना था हमने ऐसे निकाल के दिखा दिया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब अपने आप करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की उसको देखते हैं एक बार। तो दूसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का जरा उसको देखते हैं। तो अब जरा बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की जिसके गॉस के नियम की। गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। इसमें क्या है बेटा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है अब हमको एक चादर लेनी है। चादर मतलब क्या जो इसकी लंबाई हो चौड़ाई हो उसमें अगर आवेश समान रूप से फैला हो तो उससे किसी P बिंदु की दूरी पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमको ये निकालनी है। ठीक है तो पहले चादर बनाते हैं। हमने कहा कोई चादर एक ऐसी है अनंत रूप से जो फैली है अनंत रूप से क्या बेटा फैली है मतलब कि ये चादर बेटा ऊपर भी कहीं चली गई नीचे भी कहीं चली गई है इधर भी गई इधर भी तो ये अनंत रूप से फैली चादर है। ठीक है इसमें कोई आवेश फैला हुआ है प्लस प्लस मान लीजिए ये समान रूप से बेटा क्या है फैला हुआ आवेश समान रूप से आवेश इसमें फैला हुआ है समान रूप से आवेश इसमें फैला हुआ है पूरे चादर में। अब क्या करना है इस चादर से दूर किसी P बिंदु पर हमको मान लो यहाँ से दूर किसी P बिंदु पर यहाँ पर क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा क्या करेंगे देखो अब हम कौन सा आकृति से बनाएंगे क्या करना पड़ेगा हमको पहले आकृति से एक ऐसी आकृति लेनी पड़ेगी हमको ऐसी गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा जो बेटा जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर क्या बेटा सममित हो। ठीक है उस बिंदु से होकर गुजरे और इससे सममित हो। तो क्या कर सकते हैं बेटा हम अगर यहाँ पर अगर लेना है तो एक हम ऐसा कोई बेलन बनाएं एक ऐसा कोई बेलन बनाएं। देखो एक ऐसा कोई बेलन बनाएं जो बेटा यहाँ पर क्या हो यहाँ पर अगर आगे गुजरे एक ऐसा कोई बेलन बनाएं ये ऐसे कर लें मान लो ये P बिंदु है तो ऐसा कोई बेलन बनाएं जहाँ से हम उस P बिंदु को निकाल सके। ये P बिंदु उस पर स्थिर करें और ये बेटा यहाँ पर क्या इस चादर भी यहाँ पर कहीं जाके ऐसे लगेगा। ठीक है इस P बिंदु पर और इस चादर के पीछे भी तो बेटा ये क्या होगा ऐसे आएगा क्योंकि बेटा जो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों तरफ होगा इधर भी होगा उधर भी होगा। तो चादर के पीछे वाला हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसे अगर ये P बिंदु है तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई एक इधर भी P डैश मान लेते हैं। ये क्या बेटा
P डैश बिंदु है। ओके, समझ में आ गया। तो हमने कहा ये वाला क्षेत्रफल, हमने कहा ये वाला क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल हमने कहा इसको हमने कहा DA। छोटा सा पार्ट हमने इस पूरे का A है, तो इस A का छोटा सा भाग DA काटा हमने, और उसके कारण हमें देख लिया कि इस P बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जरा उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जो हमारा ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ से जो निकलेगा उसकी दिशा किधर होगी बेटा? अगर हम बात करें उसके, तो ये कुछ आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बेटा? वो बाहर की तरफ निकल के जो हमारी होगी E, वो इधर की तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी? E भी हमारी इधर की तरफ होगी। और जो बेटा ये हमारा क्षेत्रफल लिया है, हमने क्षेत्रफल लिया है, इसकी दिशा किधर होगी? इधर ही होगी, DA की दिशा भी इधर ही होगी। तो क्या इस फॉर्मूला हमारा आएगा? चलते निकालते हैं, क्या होगा? जो हमारा फाई E निकल के आएगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा होता है, नहीं होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, इसको हमने S लिख दिया ताकि इस पर बदले कि इस सरफेस से हम निकाल रहे हैं, S लिख दिया, वो हटा दिया, तो S E dA cos थीटा। अब देखो बेटा, क्योंकि यह थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0, जिधर A की दिशा है उधर ही E की दिशा है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो cos थीटा हमारा हो गया 1। तो जो फाई E की मान आएगा कितना आएगा? E डॉट DA, E डॉट DA, E डॉट DA। और अगर हमने कहा कि इसका पूरा क्षेत्रफल बेटा A है, तो जब इसको हम सही करेंगे, जब इंटीग्रेशन लगा के E को बाहर ले लेंगे और जब DA का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्योंकि इसका पूरा हमने A माना है, तो इसकी जगह जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो DA की जगह क्या लिख देंगे? EA लिख देंगे। क्या लिख देंगे? EA लिख देंगे। ये किसके कारण हुआ? इस P बिंदु के कारण। इस P बिंदु के कारण क्या हमारा ये हुआ। अच्छा, अब देखो जो दूसरा P डैश बिंदु है जो उसके पीछे है, उसके कारण भी तो यही आएगा, क्योंकि बेटा जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पीछे वो भी है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? वहां भी E आएगी। अगर इसको E1 फाइव E1 कहें तो फाइव E2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? EA के बराबर ही आएगी, ऐसे ही, क्योंकि वहां पर थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर भी E की दिशा उधर ही है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो E की दिशा भी इधर ही रहेगी, और ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या रहेगी बेटा? इधर रहेगी, DA की। तो जब ऐसे करेंगे तो वहां भी ये ही आएगा, तो कुल मिलाके जो इसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, कुल मिलाके वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा जो फाई E हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग, यानी फाई E1 और प्लस फाई E2। तो क्या होगा बेटा? ये EA और ये प्लस EA, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स EA, 2EA हो गया इसकी वैल्यू फ्लक्स की। अब ये तो हमने निकाल लिया फ्लक्स, लेकिन अब गॉस का बाकी है। ये तो हमारा पहला हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। अब गॉस वाला जी बात, गॉस का बात, तो गॉस ने कहा कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा? सीधा मैं बताता हूँ, कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, उन्होंने कहा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने पिछले में किया था, वहां पर रेखीय जो घनत्व था आवेश का, वो हम निकाला था, क्या बेटा? आया था लैम्डा लिया था। ऐसे ही जो इसका घनत्व होता है, इसी का कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं क्षेत्रफल का घनत्व वेक्टर। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का आवेश घनत्व, क्षेत्रफल का आवेश घनत्व। उसको लिखते हैं बेटा, किससे हम लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। किससे? सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा का जो मान होगा, तो क्या होता है, जो मान लो इसके पूरे अंदर आवेश क्या फैला बेटा? Q आवेश फैला है, पूरे इसके अंदर Q आवेश फैला है, तो Q बटे जो ये क्षेत्रफल इसका पूरा है उसको लिख देंगे Q बटे A। तो यहाँ से सिग्मा आता है, सिग्मा को लिखते हैं Q बटे A। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इंटू A। क्या आएगी? सिग्मा इंटू A। Q की वैल्यू हमारी आएगी। तो हम इस सिग्मा की वैल्यू को उठा के, Q की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे प्लस में। तो यहाँ से फाई E की वैल्यू जो हमारी आएगी, Q की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके द्वारा निकल के आया? ये निकल के आया गॉस के नियम के द्वारा। अब वो बात करते हैं, क्योंकि देखो फ्लक्स हमने भी निकाला, यहाँ पर फ्लक्स बराबर कितना निकल के आया? 2E अपॉन A, ये पहला वाला। और जो गॉस ने दिया है वो निकल के आया है, फ्लक्स कितना आया है? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि दोनों ही फ्लक्स है, ये हमने निकाला, ये गॉस ने निकाला, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा है फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर हमने किया तो देखो क्या आया? सिग्मा यहाँ पर क्या आया था? 2EA, यहाँ पर आया था 2EA, और ये किसके बराबर है? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कौन सा? पहले और दूसरे के अनुसार। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। हो गया 2EA सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से A और A कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से E का मान कितना आया? E का मान ऊपर लिख देता हूँ मैं। E का मान कितना आया? E का मान कितना आया? सिग्मा अपॉन ये 2 इसके नीचे आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू हमारी आई इस बिंदु पर पी बिंदु पर की आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कहीं यहाँ पर आर वार लेके आ रहा है, अगर यहाँ से आर की दूरी पर लिया होता तो यहाँ कहीं आर वार आ रहा है, मतलब कि यहाँ तो आर आ ही नहीं रहा है, तो मतलब कि जो ई होगा वैद्युत क्षेत्र होगा वो आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब इसके नजदीक कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो इसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से ही निकल जाएगा। कोई दूरी से मतलब ही नहीं है इसका, इसके बीच में आर पर कोई डिपेंड ही नहीं करता, आर से कोई मतलब ही नहीं है इसके आसपास की जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ से हमने निकाल लिया। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बेटा अभी खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर सब ओवर हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाएंगे जितना फिर आपको भी समझ में आए, आप बचा पाए। तो इसके आगे की क्लास अब अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी में अपने आप एक बार प्रैक्टिस करिए कि लगा ले तो अच्छी बात है, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।